वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर जर्नी टूवर्ड्स सक्सेस। यानी कि आप जो भी आपकी सफलता की यात्रा है उसमें पहला कदम क्या होता है? खुद पे भरोसा करना, खुद पे विश्वास रखना। अब अगर आप सेल्फ डाउट की स्थिति में हमेशा चलते रहेंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपका एक जो हिस्सा है दिमाग का वो उस हिसाब से तैयारी ही नहीं करेगा। आपको पहले खुद को यकीन दिलाना है कि आप ये कर सकते हैं, आप में सक्षमता, वो दक्षता है कि आप वो चीज़ हासिल कर सकें, अचीव कर सकें, या आप उतनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। अर्लियर दिस वीक यानी कि इस हफ्ते की शुरुआत में इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी जिसको बोला जाता है टीम्स रेस्क्यू 23 वर्कर्स हु वर स्टक इन अ रबल ऑफ स्नो एंड आइस। तो आईटीबीपी के वर्कर्स टीम ने और इंडियन आर्मी की टीम्स ने 23 वर्कर्स को, मजदूरों को, कार्मिकों को, जो कि एक रबल ऑफ स्नो, रबल क्या होता है? पूरा बर्फ का ढेर, मलबा, और आइस का जो मलबा था उसमें फंसे हुए थे 23 वर्कर्स, उनको रेस्क्यू किया। फॉलोइंग एन एवलांच एट माना विलेज। किस वजह से हुआ था? क्योंकि वहां पे एक माना विलेज में एक एवलांच आई थी, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 8 वर्कर्स डाइड इन द डिजास्टर। इस पूरी दुर्घटना में, पूरी तबाही में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 वर्कर्स मारे जा चुके हैं। विच अकर्ड एट अ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन साइट, जो कि कहाँ हुआ? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की कंस्ट्रक्शन साइट थी। दैट हैड हाउस्ड 54 लेबरर्स इन 8 कंटेनर्स, जहाँ पे 54 लेबर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, वो 8 कंटेनर्स में रह रहे थे। To say that the rescue operation was arduous would be an understatement। अब ये कहना कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा कठिन था, आर्डुअस मतलब कठिन था, ये एक अंडरस्टेटमेंट होगा। ये इस पूरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था इसको कम आंकने वाली बात होगी, कम कहने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था। The rescue teams worked in a near continuous 60-hour shift amidst heavy snowfall। amidst मतलब बीच में, तो बोल रहे हैं जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने लगभग 60 घंटे की कंटिन्यूस, नियर कंटिन्यूस मतलब लगभग कंटिन्यूस 60 घंटे की शिफ्ट्स में काम करा, वो भी हैवी स्नोफॉल के बीच में, मूसलाधार बर्फबारी के बीच में, एट एन एलिवेशन ऑफ 10,500 फीट अबव मीन सी लेवल। जो एवरेज मीन सी लेवल होता है उससे 10,500 फीट की एलिवेशन यानी कि ऊंचाई पर, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। विद द रोड्स ब्लॉक्ड बाय द स्नो। अब सड़कें भी सारी जमी हुई थी, ब्लॉक्ड थी स्नो की वजह से। हेलीकॉप्टर्स वर यूज टू इवैक्यूएट दोज रेस्क्यू टू दी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल्स। तो इसलिए, क्योंकि सड़कें जाम थी, तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, जिनको रेस्क्यू किया गया था उनको जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में सुरक्षित पहुंचाया गया। उसके लिए किसका इस्तेमाल किया गया? हेलीकॉप्टर्स का। 5 हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, 5 इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स थे। 2 फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड 1 सिविलियन हेलीकॉप्टर्स, यानी कि 5, 7 और 8 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर टोटल इस्तेमाल किए गए। along with the sheer physical effort expended in the extraction। बोल रहे हैं केवल जो sheer मतलब वास्तविकता में जो फिजिकल एफर्ट, यानी कि फिजिकल जो यहाँ पे कार्य किया गया, फिजिकली जो प्रयास किए गए उस पूरे एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालने में, इसके अलावा द रेस्क्यू ऑपरेशन एम्प्लॉयड अ ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम। फिजिकल एफर्ट्स तो डाले ही गए, साथ ही साथ यहाँ पे ड्रोन बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया टू डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब ढूंढना, खोजना। किसको खोजने के लिए? कंटेनर्स को खोजने के लिए। दैट वर बरीड अंडर सेवरल फीट ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक, जो कि कई फीट गहरी बर्फ, मलबा और आइस और रॉक के बीच में नीचे दबी हुई थी। उन कंटेनर्स को ढूंढने के लिए ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। Avalanches in the Himalayan states, like the one in Mana, which is among the last outposts in Indian territory and close to the border with China।
एवलांचेस हिमालयन स्टेट्स में, जैसे कि माना में हुआ, जो कि इंडियन टेरिटरी, भारतीय की जो भारतीय सीमा है उसकी अंतिम पोस्ट है, लास्ट आउटपोस्ट है, यानी कि चौकी है, क्लोज टू, और ये चाइना बॉर्डर के पास में है, आर नॉट अनकॉमन। ये बड़ी ही कुछ ऐसा नहीं कि कुछ नया हुआ है, बहुत सामान्य है, ठीक है, कुछ नया नहीं हुआ ये एवलांचेस यहाँ पे आना आम बात है। विलेजर्स हेयर हैव हिस्टोरिकली बीन विंटर माइग्रेंट्स। तो अगर हम यहाँ के गांव के लोगों का, यहाँ के मूल निवासियों का अगर हम इतिहास देखें तो विंटर माइग्रेंट्स होते हैं, खाना बदोश किस्म के लोग होते हैं, जो जैसे कि साइबेरियन माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना सर्दियों के सीजन में यहाँ आ जाते हैं, वैसे ही वो लोग क्या करते हैं सर्दियों के सीजन में ऊपर पहाड़ी से उतर के नीचे वाले जो थोड़े समतल इलाके या कम पहाड़ी वाले इलाके हैं वहां पे आ जाते हैं। विच मीन्स दैट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जिसका मतलब है कि सर्दी के महीनों में द विलेज इज डिजर्टेड, डिजर्टेड मतलब एकदम खाली सुनसान, तो उस समय में ये जो गांव है ये बिल्कुल खाली या सुनसान होता है। कोइंसाइडिंग विद द रिचुअल क्लोजिंग ऑफ बद्रीनाथ, कोइंसाइड मतलब मेल खाना, किसी चीज के साथ में मेल खाना। तो ये जो इस गांव को खाली करने का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो कोइंसाइड करती है, मेल खाती है जो बद्रीनाथ के धाम है। बद्रीनाथ केदारनाथ आपको पता है टेम्पल्स हैं, तो बद्रीनाथ जो है उसके धाम जो है, उसके द्वार जो है वो नवंबर महीने में बंद हो जाते हैं और अप्रैल मई के दौरान में खुलते हैं। न्यूज आती है स्पेसिफिक कि आज बद्रीनाथ की अंतिम आरती के साथ ही बद्रीनाथ के द्वार जो है वो बंद कर दिए गए, फिर स्पेसिफिक वो एक न्यूज चलाई जाती है कि अब खोल दिए गए हैं उसके दरवाजे जो हैं। तो कोइंसाइडिंग विद द रिचुअल्स क्लोजिंग ऑफ द बद्रीनाथ टेम्पल इन नवंबर, तो यानी कि नवंबर के महीने में ये गांव के लोग जो हैं अपने पहाड़ी इलाकों के घरों को छोड़ के निचले इलाकों में आ जाते हैं। देयर इज माइग्रेशन टू विलेजेस लोअर डाउन, यानी कि निचले इलाकों के जो विलेजेस हैं वहां पर ये लोग माइग्रेट कर कर आ जाते हैं। सच एज गोपेश्वर एंड ज्योतिर्मठ, और इन गांव के नाम क्या है, जैसे कि गोपेश्वर या ज्योतिर्मठ में, फॉर विंटर सर्दियों के लिए। विद रेजिडेंट्स रिटर्निंग ओनली व्हेन द टेम्पल रीओपन्स इन अप्रैल और मई, और फिर ये लोग वापस कैसे जाते थे, कब जाते हैं, जब अप्रैल और मई में बद्रीनाथ के द्वार खुलते हैं, उसी टाइम पे ये लोग अपने घरों में वापसी करते हैं। This is part of traditional wisdom and has a lot to do with the historical experience of the upper Himalayan stretches being prone to disaster। बोल रहे हैं दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, ये जो हमारा एक पौराणिक, एक ऐतिहासिक, एक हमारा ट्रेडिशन जो चलता आया है, उससे जो हमें कुछ ज्ञान मिला है, ये उसका प्रतिबिंब है, उसका हिस्सा है, और इसका बहुत हद तक हैज़ अ लॉट टू डू, मतलब बहुत हद तक संबंध है जो ऐतिहासिक एक्सपीरियंसेस रहे, इतिहास में भी कुछ घटनाएं हुई होंगी, है ना, क्या कि अपर हिमालयन के जो स्ट्रेचेस हैं, उसके जो पूरी चोटियां हैं, वहां पे डिजास्टर्स आते होंगे विंटर सीजन में, इसलिए लोग अपने अपने घरों को छोड़कर आ जाते हैं, ठीक है। और खाना वगैरह तो वैसे भी नहीं मिलता, नवंबर से अप्रैल मई तक खाना आप कैसे स्टोर करेंगे, राइट। तो वो अपने मवेशियों को, चलो अपने लिए खाना स्टोर भी कर लेंगे, मवेशियों के लिए कैसे स्टोर करेंगे, इतनी भेड़ें वगैरह होती हैं, बकरियां, गाय, याक, तो इन सब के लिए खाना कैसे, जैसे हिमाचल में याक भी होते हैं, तो उनके लिए कैसे खाना स्टोर करेंगे, इतनी सारी बकरियों के लिए, भेड़ों के लिए, शीप्स के लिए आप कैसे खाना स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग सर्दियों के सीजन में निचले इलाकों की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है। डिजास्टर्स से बचने के लिए भी, फूड शॉर्टेजेस से बचने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। While these practices may have saved the resident villages, बोल रहे हैं हम, जहाँ इस तरीके की जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरीके के जो हमारे ऐतिहासिक या जो हमारे ट्रेडिशनल कुछ कार्य प्रक्रियाएं हैं, उन्होंने गांव के लोगों को बचाया होगा, इट स्टिल रेजेस द क्वेश्चन एज टू वेदर द वर्कर्स, सेवरल ऑफ देम माइग्रेंट्स, वर एडिक्वेटली अवेयर ऑफ द रिस्क ऑफ देयर एंटरप्राइज। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल जो अभी भी बन के रुका हुआ है, अभी वो सामने आ रहा है कि क्या जो मजदूर वहां पे थे, जो कि खुद भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, क्या उनको एडिक्वेटली यानी कि पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त बात की जानकारी थी कि वो जो काम कर रहे हैं उसके क्या जोखिम है, या जो जिस उद्यम में, जिस काम में वो लगे हुए हैं उसके क्या जोखिम है, या अब विंटर सीजन आ गया तो हमें नीचे जाना चाहिए, काम बंद करना चाहिए, क्या इस बारे में उनको जानकारी थी। गिवन द स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ द विलेज, अब इस विलेज की, इस गांव की जो लोकेशन है उसको देखते हुए, एंड द नीड टू डेवलप
improved roads for civilian and military access, और कूटनीतिक लोकेशन को देखते हुए, और क्योंकि ये कूटनीतिक रूप से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने बात करी कि हमारा लास्ट चेक पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट, रोड्स की डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे सिविलियन चाहे मिलिट्री एक्सेस के लिए. There will always be a sizable number of people engaged in activity in regions that are inherently inhospitable and risk prone. बोल रहे हैं हमेशा इस बात की संभावना रहेगी कि साइजेबल यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस तरीके के इलाकों में इंगेज रहेंगे, कार्य करेंगे, जो कि इनहेरेंटली, स्वाभाविक रूप से इनहॉस्पिटेबल है, यानी कि रहने लायक नहीं है, रहने के लिए सही नहीं है, और रिस्क प्रोन है, यानी कि वहाँ पे खतरा है. वंस डिजास्टर स्ट्राइक्स, अब जब एक दफ़ा ऐसी कोई घटना हो जाती है, इस तरीके का कोई डिजास्टर आता है, एफर्ट्स फोकस ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन, तो सारा ध्यान जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर चला जाता है. एंड वंस दे कंक्लूड, और फिर एक बार अगर लोगों की जान बच गई, देयर इज लिटिल रिफ्लेक्शन ऑन वेदर प्रिवेंटिव मेजर्स कुड हैव बीन टेकन. तो इस बात के जो सवाल उठने होते हैं कि भाई क्या इन लोगों को बचाया जा सकता था, या क्या ये हादसा टाला जा सकता था, ये सवाल जो है वो छुप जाते हैं. जो सिलक्यारा टनल वाला जो हादसा हुआ, तो उसका भी हमारी घटना अभी ताज़ी ही है, कुछ ज़्यादा साल तो हुए नहीं, लेकिन क्या हुआ उसके बाद, क्या एक्शन आया, लोग छूट गए, वाहवाही हो गई, जिन सरकारों ने, जिन लोगों ने इसमें एफर्ट्स डाले या नहीं भी डाले, तो उन लोगों की वाहवाही हो गई, बस बात खत्म. एक्शन क्या लिया गया, उन कंपनीज के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, क्या अब वहां पे सब लोग सुरक्षित हैं, क्या अब उस तरीके की घटनाक्रम नहीं हो रहे हैं, क्या उस तरीके से जो रिस्क लेकर लोगों की जानों को रिस्क में डालकर क्या काम, कंस्ट्रक्शन उसी तरीके से नहीं चला हुआ. इस चीज के ऊपर फिर सवाल जो है उठने बंद हो जाते हैं. एवलांचेस कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड विद प्रिसिशन. एवलांचेस जो है वो एक ऐसा हैजार्ड है जिसको आप बिल्कुल सटीकता के साथ में प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, उसका पूर्वानुमान आप नहीं लगा सकते. बट स्टेप्स कैन बी टेकन टू डिजाइन कंटेनर्स दैट आर सेफर टू लिव इन. लेकिन हम, चलो अब हम एवलांच प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसा कंटेनर बना सकते हैं जिसमें जो है लोग ज़्यादा सुरक्षित ढंग से रह सके. अगर एवलांच आए भी, अगर कई टन मलबा है भी, तो उनको जब तक उनको रेस्क्यू ना किया जाए तब तक उनको जो है ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, या फिर वो अच्छे से अंदर रह पाए, उनके पास में उस तरीके का खाने पीने का सामान हो, है ना. तो इस तरीके के हम सेफ ज़्यादा कंटेनर बनाने पड़ेंगे. एंड कैन इम्प्रूव द ऑड्स ऑफ सर्वाइवल, और उनके जीवित रहने की जो संभावनाएं हैं उनको और ज़्यादा बेहतर कर सके. There is much to learn from the way bomb shelters are imagined. हमने कई दफ़ा 3D एनिमेशन वगैरह में देखा है, आपने यूट्यूब रील्स में देखा होगा कि, या फिर मूवीज़ में हमने देखा होगा कि ऐसे बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाते हैं. किसी बंदे ने अपने लिए बना लिया कि अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो उसने अपने पर्सनल फैमिली के लिए बना लिया कि ऐसा शेल्टर जहाँ पे सब कुछ वो कर रहे हैं, उगा रहे हैं, खाना भी उगा रहे हैं, और उनके पास में बहुत सारा स्टोरेज भी है, और वो लोग बिल्कुल उस रेडिएशन से बचे हुए हैं. ऐसी कुछ मूवीज़ हमने देखी हुई हैं हॉलीवुड में, से ये कंसेप्ट काफ़ी लोगों ने एक्सप्लोर करा है. तो वो हम किस तरीके के बॉम्ब शेल्टर्स इमेजिन करते हैं, किस तरीके के बॉम्ब शेल्टर्स हम सोचते हैं, तो वैसे बॉम्ब शेल्टर्स के तरीके का हम कुछ डिज़ाइन इनके लिए क्यों नहीं कर सकते. और हाउ रिसर्च स्टेशन एट एंटार्क्टिका आर डिज़ाइन, या फिर जिस तरीके के रिसर्च स्टेशन हमने एंटार्क्टिका में डिज़ाइन किए हैं, वहाँ पे रखे हैं. एंटार्क्टिका सबसे ही बीहड़ इलाका है दुनिया का, वहाँ पे कुछ नहीं उगता, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई हफ्तों महीनों लग सकते हैं. अगर शिप से जा रहे हैं तो मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग. फिर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो कोई एक देश के अंडर में नहीं आता, वहाँ पे कई सारे देशों के सिर्फ रिसर्च स्टेशन है जहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट के अंदर में लोग बदल के जाते हैं. ठीक है, तो वो कंटेनर्स किस तरीके से डिजाइन है जो इतने बीहड़ इलाके में, इतनी ठंड में उसको वहन कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं. तो ऐसा कुछ हम इन मजदूरों के लिए क्यों नहीं डिजाइन कर सकते. ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू वर्कर्स. बोल रहे हैं इन सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता चाहिए अपने वर्कर्स के लिए, who toil amidst hazards and not merely label these tragedies as inevitable consequences of natural disaster. बोल रहे हैं उन वर्कर्स के लिए जो टॉयल करते हैं मतलब मेहनत करते हैं, एमिड्स
हजार्ड्स, यानी कि इतने जोखिम, इतने खतरे के बीच में वो लोग मेहनत करते हैं। और ना केवल हमें इसका लेबल देना चाहिए, नॉट मेयरली लेबल दीज, इन दुर्घटनाओं को हम केवल इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कि ये केवल एक, ये दुर्घटना तो एक नेचुरल डिजास्टर का न टाला जा सकने वाला परिणाम था, ये टैग देकर हम उससे बच नहीं सकते, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हमने या तो फिर हम उन मजदूरों को वहां से हटाते विंटर सीजन में, जब वहां के गांव सारे खाली हो गए तो उन मजदूरों को वहां पे काम करने के लिए क्यों रखा गया, उनको भी हटाया जाता वहां से, राइट। अप्रैल मई के सीजन में जब वहां के गांव के लोग आते तो उसी टाइम पे इन मजदूरों को वापस लाया जाता और काम किया जाता, बट नहीं हुआ ना, तो हम सेंसिटिव नहीं है यहाँ। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है, कॉशनरी, यानी कि चेतावनी दे रही है, सावधानी बरतने की बात करी, बिल्कुल करेक्ट है। उन वर्कर्स को बचाया जाना चाहिए था, वहाँ का जो एक बायो एटमोसफेयर, बायोलॉजी चल रही है, उस पूरे एनवायरनमेंट की इकोलॉजी जो चल रही है उस जगह की, वो कहती है कि नवंबर के महीने से यहाँ पे काम बंद, माइग्रेशन करके निचले इलाकों में चले जाओ और अप्रैल मई के दौरान में आप वापस आ जाओ, काम करो। तो हमने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, अनदेखा किया, हम सोचते हैं कि हम बहुत सुपीरियर हो चुके हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का, अनदेखियों का, लापरवाहियों का नतीजा है इस तरीके के डिजास्टर्स। सेलिब्रेटरी, जश्न मना रहे हैं, देखो मजदूर बचा लिए गए, अच्छी बात है, लेकिन 8 मजदूरों की जान भी तो गई है ना, ये तो दुखद बात है, तो इसमें जश्न किस बात का, राइट। तो इनकरेक्ट है। ह्यूमरस, मजाकिया नहीं है, कोई व्यंगात्मक बात नहीं करेगी, ये बहुत सीरियस नोट पे राइटर ने कहा है कि आप चीज़ों को अनदेखा ना कीजिए, जो कुछ नेचुरल इकोलॉजी चल रही है, ट्रेडिशंस हैं, उनको समझिए, उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। या फिर उनके पीछे का रीजन क्या है उसको जांच के एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग काम तो कर सकते हैं ना। सेंटिमेंटल, इमोशनल नहीं है राइटर, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करी, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर बात करी, तो सेंटिमेंटल नहीं है। ऑप्शन ए कॉशनरी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है। फर्स्ट है प्रमोटिंग टूरिज्म इन हिमालयस, तो यहाँ पे टूरिज्म की बात तो की ही नहीं गई। जो मजदूर मरे बेचारे, या फिर जिनकी जान जोखिम में डली, या जो इतनी हजार्डस सिचुएशंस में काम करते हैं, उनके सेफ्टी प्रिकॉशंस की, सेफ्टी मेजर्स की बात की गई। हाईलाइटिंग द नीड फॉर बेटर सेफ्टी मेजर्स इन हाई रिस्क हिमालयन एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है। डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमने उनके बारे में बात नहीं करी ना। एम्फेसाइजिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन माउंटेन विलेजेस, सिर्फ एक रिलीजियस बात की यहाँ पे जिक्र हुआ है कि बद्रीनाथ के जो द्वार हैं उनके खुलने और बंद होने के साथ ही लोग वहां से माइग्रेट करते थे और वापस अपने घरों में आते थे। वो हो सकता है इस चीज को देखते होंगे कि अच्छा बद्रीनाथ के द्वार बंद हो गए तो ये हमारे लिए सिग्नल है कि अब सर्दियां आ रही है तो हमें नीचे जाना है, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो इसी से अंदाजा लगाते होंगे, संभावना है, ठीक है। तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage regarding the treatment of workers in disaster prone areas, बोल रहे हैं कि क्यों जो पैसेज, ये जो पैसेज है उसमें जो ये डिजास्टर प्रोन एरियाज में वर्कर्स को ट्रीटमेंट जिस तरीके से दिया जाता है उसके बारे में क्या कहा गया है। The workers were fully aware of the risk and had sufficient safety measures in place, देखो क्या वो फुल्ली अवेयर थे इस बारे में तो सवाल बना हुआ है। सेफ्टी मेजर्स उनके पास पर्याप्त थे इस बारे में हमने बात नहीं करी है पैसेज में। हमें ये पता है कि कंटेनर्स थे वहां पे जिसमें वो लोग रह रहे थे, ये चीज हमें पता है। वो कंटेनर्स ही पूरे अवलांच के साथ में बह गए, ये हमें पता है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स किस तरीके के थे ये हमें जानकारी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होता है। द वर्कर्स वर एडिक्वेटली ट्रेन टू हैंडल एवलांचेस, इस बारे में भी इनकरेक्ट है। अगर वो ट्रेंड होते तो ये बात भी मेंशन की गई होती कि भाई उनको ट्रेनिंग दी गई थी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो अवेयर थे कि यहाँ पे इस तरह की घटना हो सकती है, क्या उनको उसके से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, ये सवाल के घेरे में है, तो इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली मिनिमाइज्ड ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद एवलांचेस, इनकरेक्ट है। आप इससे जुड़े हुए रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज कर दें या ख़त्म कर दें, ये संभावना कम है, बट हाँ हम जो इससे जुड़े हुए रिस्क हैं उसको कम कर सकते हैं बाय कीपिंग इन माइंड कि ये जो वर्कर्स हैं इनकी जानें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी किसी एक साइंटिस्ट की।
The workers were unaware of the risks. The better preventive measures could have been taken. तो अभी तक की संभावना यही है कि उनको पता नहीं था इस रिस्क के बारे में, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा, और बेहतर कदम यहाँ पे उठाए जा सकते थे उनकी सुरक्षा के लिए. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक मीनिंगफुली. ठीक है, हमें ब्लैंक को फिल करना है. द पैसेज सजेस्ट दैट इंस्टेड ऑफ merely labeling tragedies as inevitable, authorities should focus on dash to improve survival chances in high risk areas. तो अथॉरिटीज को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम जो है वो पुख्ता हों, है ना, उनको बचाने के इंतज़ाम, सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता हों, ताकि इस तरीके की घटनाओं को सिर्फ हम कि अरे हम क्या कर सकते हैं, तो कुदरत का हादसा था, इसको तो हम टाल ही नहीं सकते थे, ये कह के घटना को टालने के बजाय उनकी सुरक्षा के प्रयास होने चाहिए. राइट. इंक्रीजिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस की रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ा दो. रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ाने का मतलब क्या है कि ज़्यादा लोगों की जानें खतरे में डालना. राइट. ज़्यादा समय पे डालना और ज़्यादा लोगों की खतरे में डालना, तो ये तो हमारा उद्देश्य नहीं है ना. इनकरेक्ट. एनहांसिंग प्रिवेंटिव मेजर्स बिल्कुल करेक्ट है. सुरक्षा के इंतजाम जो है उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको बेहतर करना पड़ेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. रिड्यूसिंग रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. तो देखो, स्ट्रैटेजिकली हमने पैसेज में ही ये बात कर दी कि वो जो इलाका है वो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो इंडिया की लास्ट पोस्ट है जो कि चाइना बॉर्डर से लगती है. ठीक है, तो इसलिए अगर हम वहाँ पे रोड बिल्डअप करते हैं तो मिलिट्री के लिए बहुत बेनिफिट होगा, वरना उनको एयरलिफ्ट करना पड़ता है ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा. विंटर टाइम में वो स्नो जो हटाने वाली मशीन है उनका इस्तेमाल करके रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. राइट. तो इसलिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस रखता है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहाँ पे कम नहीं कर सकते या बंद नहीं कर सकते. रीलोकेटिंग ऑल वर्कर्स परमानेंटली. देखो, वो वर्कर्स जो है वो ऑलरेडी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वहाँ पे जब तक काम है तब तक वो काम करेंगे, जो क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो काम कर रहे हैं. जब तक वहाँ पे वो रोड बनेगा नहीं, वो पूरा वेल फ्लरिश्ड या चलने नहीं लगेगा, तब तक वो वहाँ पे रहेंगे. उन्होंने कौन सा वहाँ पे परमानेंट घर बनाना है ना, वो कौन से वहाँ के परमानेंट निवासी हैं, वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, काम करने आए हैं, काम खत्म हो जाएगा चले जाएंगे. ठीक है, तो रिलोकेट करने की बात बिल्कुल इनवैलिड है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Why is the seasonal migration of villagers from Mana village considered a wise practice? बोल रहे हैं जो माना विलेज है वहाँ के जो लोग सीजनली माइग्रेट करते थे उसको क्यों एक समझदार कार्य माना जाता था या माना गया है, क्योंकि उनको वहाँ की विंटर कंडीशंस जो इतनी ख़राब हैं उसके बारे में जानकारी थी. इसका मतलब ये है कि वो लोग इतने समझदार थे कि उनको पता था कि हमें अपनी जानें जोखिम में नहीं डालनी है, हमें हठ नहीं करना है, जिद नहीं करनी है कि मेरा घर है मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पता है वापस आके इसी घर में रहना है, हमारा ही है, कहीं नहीं जाएगा घर, अगर जान बच गई तो जहान है, फिर वापस आके रह लेंगे इस घर में. और इसलिए वो टाइम ली, और वो टाइम कैसे सिंक करते थे बद्रीनाथ के दरवाज़ों के खुलने और बंद होने के साथ में, तो उसके साथ में सिंक्रोनाइज करके वो लोग वहाँ से माइग्रेट करते थे लोअर इलाकों में, निचले इलाकों में, और वापस माइग्रेट करते थे जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती थी. बिकॉज इट हेल्प्स प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इससे ओवर पॉपुलेशन बच रही है, माइग्रेट करने से ओवर पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है. माइग्रेट करने से उनकी जानों का, उनके खाने पीने का, उनके मवेशियों का, इन सब का लेना देना है. बिकॉज द गवर्नमेंट मैंडेट्स इवैक्यूएशन एवरी विंटर. ऐसा नहीं है कि सरकार हर साल वहाँ से बचाव कार्य करती है, जब जान किसी की खतरे में होगी नहीं तो बचाएंगे किसको. इनकरेक्ट है. Because the harsh winter conditions and history of disaster make it unsafe to stay. बिल्कुल correct. Option C is correct. Because it allows for better military operations near the border. Incorrect है, क्योंकि वो बेहतर मिलिट्री ऑपरेशन देता है बॉर्डर के अगेंस्ट, बॉर्डर के पास में, इसलिए वो लोग माइग्रेट करते थे. नहीं ना, माइग्रेट करते थे अपनी जानों की सुरक्षा के लिए. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द मिरेकल ऑफ रेसरेक्शन इज नॉट मेडिकली प्रूवन. रेसरेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का पुनर्जीवित हो जाना, वापस उठ खड़े हो जाना. कोई मृत हो गया व्यक्ति, मर गया, उसका वापस पुनर्जन्म हो जाना, पुनर्जन्म नहीं मतलब वापस उसी बॉडी में वापस खड़ा हो गया व्यक्ति. ठीक है, तो हो गया रिसरेक्शन. तो रिसरेक्शन बोल रहे हैं कि ये जो रिसरेक्शन का मिरेकल है, चमत्कार है, ये मेडिकली स्थापित नहीं किया गया है. तो स्पेलिंग क्या होते हैं? RESURRECTION. रिसरेक्शन. ठीक है,
RESURRETION, ऑप्शन ए इज करेक्ट। RESS नहीं आएगा, ये डबल आर आना चाहिए। RESUC नहीं आएगा, RSS ठीक है, CTL, so option A is correct. The melodic tune of the flute soothes me, बोल रहे हैं मिलो, मिलो का मतलब होता है बड़ी मधुर, कोमल। तो बोल रहे हैं जो बड़ी ही मधुर मधुर धुन होती है फ्लूट यानी कि बांसुरी की, वो मुझे सूद करती है, शांत करती है, मेरे दिमाग को ठंडक देना है ना। कई म्यूजिक होता है जो आपको बड़ी राहत भरी सांस देता है, राहत देता है। लिरिकल, लिरिकल का मतलब होता है जो उसके शब्द शब्द है, किसी भी गाने के जो शब्द हैं उनको बोलते हैं लिरिक्स, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है लिरिकल। जैसे कि आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा कि गाने के ना लिरिकल वर्जन देख रहे होंगे आप, तो लिरिकल वर्जन मतलब उसमें कोई वीडियो नहीं है, उसमें सिर्फ वो लिरिक्स चल रहे हैं। हार्श मतलब कठोर या चुभने वाली। गोल्डन सुनहरी। क्वाइट शांत। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हार्श जो है ये एंटोनिम है किसका, मिलो का। The team with a high motivation level succeeded in its project despite of the challenges it faced। देखो जो टीम है उसका मोटिवेशन बहुत हाई था, ठीक है, इसलिए वो जो प्रोजेक्ट था उसमें सफल हो पाई, बावजूद इसके कि उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। अब यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो डिस्पाइट जो है, डिस्पाइट ये क्या है, ये खुद एक प्रपोजिशन का काम करता है जिसका मतलब है बावजूद। तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, डिस्पाइट द चैलेंजेस इट फेस्ड, क्योंकि ये खुद एक प्रपोजिशन का काम करता है, ठीक है। तो डिस्पाइट ऑफ में एरर है, डिस्पाइट आएगा। इंडिया इज नॉट ऑन वॉर विद पाकिस्तान। आप किसी के देश के साथ में युद्ध कर रहे हैं तो नॉट एट आता है, एट, वी आर एट वॉर विद दिस थिंग, या वी आर एट वॉर विद दी पावर्टी, हम पावर्टी के साथ, गरीबी के साथ युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो एट वॉर होता है ना कि ऑन वॉर। क्या आएगा, एट वॉर, नॉट एट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। He will have to knuckle up really seriously if he wants to crack the upcoming deal। अगर वो आने वाली डील को क्रैक करना चाहता है यानी कि उसको हासिल करना चाहता है तो उसको नकल अप करना पड़ेगा रियली सीरियसली यानी कि बड़ी गंभीरता से। अब नकल अप जो है ये शब्द गलत है, यूज जो वास्तविक शब्द है वो है नकल डाउन, यानी कि नकल डाउन का मतलब बहुत मेहनत करना। तो उसको सीरियस होके, सिंसियर होके कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो इस आने वाली डील को क्रैक करना चाहता है तो नकल अप की बजाय क्या आएगा, नकल डाउन। ऑप्शन बी में एरर है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एंशियस। एंशियस का मतलब होता है कुछ घबराहट होना, डर की फीलिंग होना, ठीक है, वो गया एंशियस। एंशियस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब होता है किसी दर्द की वजह होना या दर्द में होना, तकलीफ में होना, एफ्लिक्शन। अप्रेजल, अप्रेजल का मतलब होता है किसी की आंकलन करना उसकी, कि उसकी वैल्यू कितनी है ना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस चीज़ का आंकलन करना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको मूल्यांकन करना बेसिकली। तो अप्रेजल, इसके स्पेलिंग इनकरेक्ट है, APPRAISAL। हमने सुना भी होगा कि यार अभी अप्रेजल का टाइम चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मूल्यांकन का टाइम चल रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब क्या होता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संस्था से लिंक्ड होना, कनेक्टेड होना, उससे वैलिडेशन मिलना, ठीक है। जैसे कि दिस स्कूल इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई, यानी कि सीबीएसई के से लिंक्ड है, उसके रूल्स फॉलो करता है, उसकी किताबें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। सो ऑप्शन सी अप्रेजल इज करेक्ट। होल्ड समवन फीट टू फायर, इसका अर्थ होता है कि आप किसी को बाध्य कर रहे हैं कि भाई तुमने जो मुझसे वादा किया था उसको फुलफिल करो, या तुम्हारा जो दायित्व है उसको फुलफिल करो, ठीक है। तो जब आप मान लो कि आपकी मम्मा ने बोला था कि आपके 10th बोर्ड होने के अच्छा रिजल्ट आने के बाद 70% 90% से ऊपर आए तो आपको फलानी चीज़ दे देंगे, तो आप अब मम्मा के पीछे पड़े हुए हो कि मम्मा आपने मेरे से प्रॉमिस किया था, आप मुझे ये दोगे, अब मैं लेकर आ गया मार्क्स, अब आप मेरे को ला के दो, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है ना, आप जो पीछे पड़े हो उसको बोलते हैं होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, यू आर होल्डिंग योर मदर्स फीट टू द फायर। टेक बिग रिस्क विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज, इनकरेक्ट है। insist that someone fulfill their promises or obligations, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, उसको त्याग देना, उससे
उसको निपटा देना, मतलब वो आपकी लाइफ में अब एग्जिस्ट नहीं करता। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है माइंडेड। माइंडेड का मतलब होता है बड़ा ही ध्यान रखने वाला। रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब जो अभी भी आपके साथ है, आपकी जिंदगी में है, ठीक है, बना बना हुआ है। डिटेन, डिटेन मतलब किसी को रोक लेना, यानी कि किसी को कस्टडी में लेना, ठीक है। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब कुछ दिखावा करना, कुछ नकली ढोंग करना। तो डिस्पोज मतलब त्याग करना, निकाल देना अपने जीवन से। रिटेन मतलब अपने जीवन में बनाए रखना। सो ऑप्शन बी क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। सम टाइप्स ऑफ डैश सक ब्लड। अब कौन सा जानवर है जो खून चूसता है? लीच एक काइंड ऑफ इंसेक्ट होगा शायद, वो है एक जो खून चूसता है। इसकी स्पेलिंग क्या होते हैं? LEECH, ठीक है। अब देखो ये लीच है, LEACH। इसका मतलब होता है किसी चीज में मिक्स हो जाना या बह जाना, ठीक है। लीक, अब ये लीक का मतलब क्या होता है? कोई भी ड्रेनेज किसी भी तरीके का जो अनवांटेड है आपके, चाहे फाइनेंसेस का हो रहा है, एसेट्स का हो रहा है, अगर आप अनचाहा है, आपकी जानकारी के बिना है, वो क्या हो गया? लीक हो गया, ठीक है। कोई चीज जो रिसाव के जरिए से जा रही है। लीच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और लैच, लैच होता है जो बंद करने की प्रक्रिया होती है, पकड़ने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं लैच। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड फ्री का। फ्री का मतलब होता है, या दो मतलब होता है, तो मुफ्त या फिर मुक्त, ठीक है। सच स्पेसिफिकेशंस हैव रिवाइव्ड आर डिजाइनर्स। इस तरीके की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, स्पेसिफिकेशंस मतलब जो कुछ मुख्य पहलू बिंदु, ठीक है, वो है, उन्होंने हमारे डिजाइनर को रिवाइव करा, पुनरुत्थान करा उनका। एंड मैन्युफैक्चरर्स, उनको भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी। वेयर एज दिस न्यू अरेंजमेंट विल फ्री देम। और लेकिन जो ये नया अरेंजमेंट है ये उनको मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा, यानी कि मुक्त कर देगा। तो मुक्त का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है सीनियर। सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, ठीक है। स्वॉटेड, स्वॉटेड का मतलब होता है मारना। रिस्ट्रेन मतलब बाध्य करना या रोकना। प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक। तो यहाँ पे मुक्त करना और बाध्य करना एंटोनिम हो गया ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A hospital's hygiene is the standard against which cleanliness is measured. किसी भी हॉस्पिटल की जो हाइजीन है, हाइजीन यानी कि जो उनकी साफ सफाई, स्वच्छता, स्वच्छता संबंधी आदतें हैं, वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो एक मानक होता है जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध, जिसके सामने आप क्लेनलीनेस को, सफाई को मेजर करते हैं, ठीक है। तो हाइजीन की स्पेलिंग क्या होते हैं? HYGIENE, हाइजीन। HY, HI आ रहा है, HYGEI नहीं होगा, GI होगा, HYGIENE। अब देखो ये बहुत थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो भी आप करें ना, इस तरीके के स्पेलिंग्स बिल्कुल श्योर हो तभी करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? वोकैब। और वोकैब के 2 to 3 पेजेस जो हैं, यानी कि एडिटोरियल्स की वोकैब आपको हमारे चैनल पे मिलती है, जो कि टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो एरर है हमें वो फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है नागमणि, अ ब्रेव स्टूडेंट लॉन्च्ड अ FIR अगेंस्ट द क्रिमिनल। अब जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे वॉवल साउंड्स आती हैं, A E I O U। हम ये पढ़ते थे कि AEIOU आया तो एन लगा दो, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि इनकी साउंड्स के साथ में एन लगता है। यानी कि ए की साउंड, ए एप्पल, उसके साथ में ए के साउंड में, या फिर एलिफेंट, या फिर इग्लू, या फिर ओ आउल, ठीक है, आ, या फिर अम्ब्रेला। तो यहाँ पे ए एफ ये साउंड आ रही है, यानी कि क्या आएगा? FIR, ठीक है। तो क्या आएगा? FIR, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Active community involvement dash a sense of belonging and contributes to overall well-being of society। हो रहे हैं एक्टिवली, अगर आप अपने कम्युनिटी में, अपने समुदाय में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, तो इससे क्या होगा? आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपको ये लगेगा कि हाँ मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपनी सोसाइटी के, अपने समाज के अच्छे भले के लिए, अच्छे भविष्य के लिए मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अगर आप
एक्टिवली कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं तो फॉस्टर्स का मतलब होता है वृद्धि करना, प्रोत्साहन देना। तो फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि वो वृद्धि करती है एक बिलोंगिंग की, जो हमारी समझ है उसमें। कलेक्ट्स मतलब एकत्रित करना या इकट्ठा करना। फॉरगेट्स मतलब भूलना। फेल्स मतलब विफल होना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए फॉस्टर इज करेक्ट। इट इज़ द ईजिएस्ट टू स्टे काम देन टू प्रोटेस्ट। अब दैन हमें क्लियरली बता रहा है कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक है, बता रहे हैं दैन कंपैरेटिव फॉर्म। बोल रहे हैं कि सबसे आसान है शांत रहना बजाय कि प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट करने में आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मेहनत लगेगी शांत रहने के कंपैरिजन में, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। अब हमें पता है कि इजी की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है, इजी की कंपैरेटिव फॉर्म होती है ईजियर। तो इट इज ईजियर टू स्टे काम दैन टू प्रोटेस्ट। अब देखो ईजियर जो है अपने आप ही ज्यादा की बात बता रहा है, तो इसके साथ में मोर का इस्तेमाल तो बिल्कुल इनकरेक्ट होएगा, ठीक है। द ईजियर भी नहीं आएगा, इजी भी नहीं आएगा, क्या आएगा ईजियर। इट इज ईजियर टू स्टे काम दैन टू प्रोटेस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिस बॉय परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द डांस कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे जो लड़के की परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात की गई कि एक्सट्रीमली गुड थी। तो एक्सट्रीमली जो है एडजेक्टिव है, जो कि सॉरी एडवर्ब है, जो कि या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर वर्ब वगैरह को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे गुड जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन एक्सट्रीमली जो है वो गुड की बजाय एडवर्ब वेल को मॉडिफाई करता है, एक्सट्रीमली वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस बॉय परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो एक्सट्रीमली गुड की बजाय एक्सट्रीमली वेल आएगा, ऑप्शन ए में एरर है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानवता के इतिहास के बीच में, देयर हैव बीन न्यूमरस, यहाँ पे कई सारे, न्यूमरस मतलब कई सारे, स्ट्रेंज एंड अनएक्सप्लेनेबल इवेंट्स। स्ट्रेंज यानी कि विचित्र, और अनएक्सप्लेनेबल मतलब कि जिनको आप समझा नहीं सकते, ऐसी घटनाएं रही हैं, दैट हैड अकर्ड ऑन आर डैश, जो कि हुई हैं हमारे डैश में, हमारे प्लैनेट में हो सकता है, हमारे ग्रह पे हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम मिस्टीरियस डिसअपेरेंसेस टू बिजार नेचुरल फिनोमिनन, चाहे कोई विचित्र रूप से गायब हो गया हो या फिर कोई ऐसी नेचुरल घटना अजीब सी देखने मिली हो। दीज डैश टू कंटिन्यू टू कैप्टिवेट आर इमेजिनेशन एंड स्पार्क क्यूरियोसिटी। तो ये जो घटनाएं हैं, इस तरीके की अजीब व गरीब घटनाएं हैं, ये आज भी कैप्टिवेट करती हैं, यानी कि मोहित करती हैं हम किस चीज़ को, हमारी इमेजिनेशन को। और स्पार्क क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, हमारे अंदर एक जिज्ञासा को उत्पन्न करती हैं, उसको ऊर्जा देती हैं। On 30 June 1908, a massive explosion dash in the remote Tunguska region of Siberia। तो मैसिव एक्सप्लोजन बोल रहे हैं, 30 जून 1908 में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, विस्फोट हुआ, घटित हुआ होगा, ठीक है। इन द रिमोट टुंगुस्का रीजन, साइबेरिया के टुंगुस्का रीजन में, जो कि एक बहुत ही बीहड़ इलाका है, वहां पे हुआ। द डैश ऑफ द एक्सप्लोजन इज स्टिल डिबेटेड। तो उसका जो ओरिजिन था या उसका जो वजह था या उसका जो कारण था उस एक्सप्लोजन का, वो अभी भी आज दिन तक भी उसके ऊपर डिबेट होता है, बहस होती है, वाद विवाद होता है। बट इट इज बिलीव टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ मिट्योर और कॉमेट। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो किसी मिट्योर या कॉमेट के जरिए से हुआ, उसके कारण से हुआ। अनदर फिनोमिनन, another fascinating phenomenon, the Bermuda Triangle, is a region in the western part of the North Atlantic Ocean where ships and planes have mysteriously dashed। बोल रहे हैं एक और बहुत ही रोचक फिनोमिनन, घटनाक्रम जो है वो है बरमुडा ट्रायंगल का, जो कि ऐसा इलाका है, वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, जहाँ पे बहुत सारे शिप्स और प्लेन्स जो हैं वो बड़े ही मिस्टीरियसली, रहस्यमय ढंग से डैश हो गए हैं। कई गायब हो गए हैं, कई टूट गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी आ सकता है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, there have been numerous strange and unexplainable events that have occurred on our dash, on our home, हमारे घर में हुए, हमारे प्लैनेट में हुए। इस धरती की बात करें ना, हम किसी और प्लैनेट के बारे में तो जानते नहीं कि वहां पे ऐसी घटनाएं हुई होंगी। हमारे देश में हुए, हमारे अड़ोस पड़ोस में हुए। तो हमारे प्लैनेट की बात करें, पूरे प्लैनेट में बहुत सारी विचित्र घटनाएं हुई हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
more mysterious from mysterious disappearances to bizarre natural phenomena, these dash continue to captivate our imagination. These changes मतलब कुछ बदलाव. Adventures मतलब कुछ रोमांचक घटना. Advent मतलब महत्वपूर्ण चीज का, किसी का शुरुआत होना या आगमन होना. इवेंट्स घटनाक्रम. तो ये जो घटनाक्रम है ये हमें आज भी मोहित करते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कितने ऐसे ही घटनाओं के ऊपर मूवीज बनी हुई हैं, बरमूडा टेंटिकल्स और पता नहीं क्या क्या. On 30 June 1908, a massive explosion dash in the remote Tunguska region of Siberia appeared. तो एक्सप्लोजन हम दिखाई नहीं देता, अचानक से प्रकट नहीं होता, वो घटित होता है. ठीक है, टुक प्लेस यानी कि घटित हुआ. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. केम अबाउट मतलब अगेन ये भी घटित होना ही है, घटना के होने से ही जुड़ा हुआ है, बट अनऑफिशियल फॉर्म में. ठीक है. कंस्पायर्ड मतलब षड्यंत्र रचना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी टुक प्लेस इसका. द डैश ऑफ द एक्सप्लोजन इज स्टिल डिबेटेड. कॉज मतलब कारण. बिगिनिंग शुरुआत. कमेंसमेंट उसका घटना का आरंभ होना. स्टेजेस अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं, अलग अलग चरण होते हैं, तो हमें कारण नहीं पता उस घटना का. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Another fascinating phenomenon, the Bermuda Triangle, is the region in which western part of the North Atlantic Ocean, where ships and planes have mysteriously dashed. Invisible मतलब जो दिखाई नहीं दे सकता. Disappeared मतलब गायब हो जाना. Besotted मतलब कि मोहित हो जाना. Concealed मतलब छिपाया जाना. तो यहाँ पे वो डिसअपेयर हो गए हैं. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.